बात सन 1994 की है, जब मेरे गांव में किसी तरह की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ना ही तो बिजली हुआ करती थी और ना ही उस वक्त लोगों के पास पक्के मकान हुआ करते थे। लोग कच्चे मकान व झोपड़ी में रहा करते थे और दूर दराज जाने के लिए वाहनों का चलन बहुत कम हुआ करता था, जिससे लोग ज़्यादातर पैदल ही यात्रा तय किया करते थे, चाहे उन्हें किसी की शादी में जाना हो या फिर किसी रिश्तेदार के यहाँ। और पानी भी उन्हें दूर किसी नहर से लाना पड़ता था और रात में उजाले के लिए लालटेन का सहारा लिया जाता था। तो दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं आपको अपने साथ घटी इस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। और मैं उस घटना को आज तक नहीं भूल पाया हूँ और मैं जब भी उस घटना को याद करता हूँ तो मेरी आज भी रूह कांप उठती है। मुझे उन दोनों मेरे करीबी रिश्तेदार के यहाँ दावत खाने जाना था, जिस कारण मैं अपने घर का सारा काम निपटाने लगा, क्योंकि क्या पता मुझे रात भर वहीं पर रुकना पड़े। फिर मैंने जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटाया और फिर शाम को मैं 5 बजे घर से निकल गया। मुझे काफ़ी दूर जाना था, जिस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना आज बैलगाड़ी से ही जाया जाए, क्योंकि पापा ने मुझे किराए के लिए कुछ पैसे भी दिए थे। इसलिए मैंने बैलगाड़ी से जाने की सोची और फिर बैलगाड़ी के मिलते ही मैं उस पर बैठ गया और वहाँ से निकल गया। और फिर मैं उस बैलगाड़ी वाले से बातें करता रहा और फिर जब 2 घंटे के बाद मैं वहाँ पर पहुँचा तो रात के 7 बज चुके थे। फिर मैं बैलगाड़ी से नीचे उतरा और उनके पैसे देने के बाद मैं जब अपने रिश्तेदार के घर पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ तो काफ़ी रौनक छाई हुई है। मेरी जान पहचान के लोग भी आए हुए थे। फिर मैंने उन लोगों से बातें की और हम लोगों ने खाना वाना खाया और फिर खाना खाने के बाद हम लोग सोने चले गए। मेरे साथ 2 और लोग भी थे जो कि मेरे भाई लगते थे। उस समय सर्दियों का मौसम भी चल रहा था, जिस वजह से हम लोगों ने चौतरे पर ही अपनी खटिया बिछाई और फिर हम लोग लेट गए। फिर कुछ देर बातें करने के बाद मेरे भाइयों को भी नींद आने लगी, जिस वजह से वो सो गए और उन दोनों के सोने के बाद मेरी आंखों में भी नींद भर गई। फिर मैं भी चादर ओढ़कर सोने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक ही किसी ने मेरी चादर को खींच लिया और फिर जब मैंने आंख खोलकर देखा तो मैंने पाया कि चादर नीचे की ओर पड़ी हुई है। अब मेरी तो समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ। मैं उस वक्त यही सब सोचता रहा। फिर उसके बाद मैंने बहम समझकर चादर को वापस से ओढ़ लिया और फिर मैं सोने लगा। मगर जैसे फिर मेरी आंख लगी तो उसी बीच फिर से किसी ने मेरी चादर को खींचा और चादर के खींचने के बाद जब मैंने सामने देखा तो मैंने पाया कि एक लड़की मेरे खटिया के सामने खड़ी है। लेकिन जब मैंने उस लड़की के चेहरे की तरफ देखा तो मानो मेरी आंखें तो उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी, क्योंकि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती को देखकर मैं उठकर बैठ गया और फिर जैसे मैं खटिया से उठकर बैठा कि तभी वो लड़की थोड़ा पीछे हटी और मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। उस लड़की को मुस्कुराता देखकर मेरे चेहरे पर तो चमक आ गई और फिर जब मैं खटिया से नीचे उतरा तो वो लड़की मुझे उस वक्त बहुत ही ज़्यादा मोहित कर चुकी थी। पता नहीं उस लड़की में ऐसा क्या था। और फिर इसके बाद मैं जैसे उसके पास गया कि तभी अचानक से वो लड़की पीछे हट गई और पीछे होने के बाद उसने कहा कि इतनी भी जल्दी क्या है। उस लड़की की ये बात सुनकर मेरे अंदर तो मानो लड्डू फूटने लगे थे। फिर मैं वहीं पर रुक गया और उस लड़की से पूछने लगा कि आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो। लेकिन मेरी बात पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो पीछे मुड़ गई और घर से बाहर की तरफ जाने लगी। अब मेरी तो समझ में नहीं आया कि इसे हुआ क्या। मेरी बात का जवाब भी नहीं दिया और बिना कुछ कहे ही वो जाने लगी। मैं यही सब अभी सोच ही रहा था कि तभी वो लड़की अचानक से रुकी और पीछे मुड़ी और हल्की सी मुस्कान से मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया और फिर इशारा करने के बाद वो वापस से जाने लगी। उस वक्त पता नहीं मेरे अंदर क्या खुजली मच रही थी, जो मैं उसके इशारा करते ही उसके पीछे पीछे जाने लगा और फिर घर से बाहर निकल गया। घर से बाहर निकलने के बाद जब मैंने बाहर देखा तो उस वक्त पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, जिस वजह से मुझे आसानी हो रही थी ताकि मुझे कोई उस लड़की के पीछे जाता ना देख ले। फिर कुछ ही देर के बाद वो लड़की मुझे गांव से बाहर ले आई, लेकिन अभी भी वो लड़की आगे आगे चली जा रही थी। एक पल तो मुझे ये भी लगा कि मैं इससे पूछ लूँ कि हम किधर जा रहे हैं, मगर मैंने उस लड़की से पूछना सही नहीं समझा। और फिर थोड़ी और आगे जाने के बाद वो लड़की एकदम से रुक गई और उस लड़की के रुकते ही मैं भी रुक गया। लेकिन जिस जगह वो लड़की रुकी हुई थी वो जगह मुझे पूरी वीरान दिख रही थी। लेकिन तभी अचानक से मेरे पीछे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया और जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे कंधे के ऊपर किसी का हाथ है तो उस वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया कि पक्का मुझे किसी न किसी ने देख लिया है। लेकिन जब मैंने डरते हुए पीछे की तरफ देखा
तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल मैंने देखा कि ये तो वही लड़की मेरे सामने खड़ी है जिस लड़की के पीछे पीछे मैं यहाँ तक आया था। और उस लड़की का चेहरा अब बुरी तरह से जला हुआ था और साथ ही उसके हाथों से मांस भी बाहर निकल रहा था। उस लड़की के इस रूप को देखकर मेरी तो रूह कांपने लगी थी और मेरे मुंह से कोई शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। उस वक्त मेरे अंदर डर हद से ज़्यादा बढ़ गया था, जिस वजह से मैं उसी वक्त वहीं नीचे गिरकर बेहोश हो गया। और फिर जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को एक पेड़ के नीचे पाया, लेकिन उस पेड़ की एक डाली पर एक मटकी दिखाई दे रही थी। और फिर मैं उसके बाद खड़ा हुआ, लेकिन जैसे मैं खड़ा हुआ कि तभी मुझे उस मटकी से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। और जब मैं उस मटकी के पास गया तो वो मटकी एकदम से ज़ोर ज़ोर से झूलने लगी। उस मटकी के झूलते में पीछे हट गया, लेकिन अभी भी उस मटकी से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ सुनकर मेरे अंदर तो मानो जैसे खौफ पैदा हो रहा था। और मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि आज मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। लेकिन फिर पता नहीं कैसे उस मटकी से अचानक से आवाज़ आनी बंद हो गई और फिर थोड़ी देर के बाद वो मटकी अपने आप ही काली होने लगी। उस मटकी को रंग बदलता हुआ देखकर मैं बहुत ही घबराने लगा था। इसके बाद फिर जैसे मैंने उस जगह से भागने की कोशिश की कि तभी मेरे पैर एकदम से वहीं जम गए और ज़मीन पर मेरे पैर जमते ही उस मटकी से वो आवाज़ आनी शुरू हो गई। इस बार वो आवाज़ें किसी लड़की की थी और वो लड़की बोल रही थी, बचाओ बचाओ। मुझे उस मटकी से इस तरह की आवाज़ें बार बार सुनाई दे रही थी। मैं तो उस वक्त बहुत ही बुरी तरह से फंसा हुआ था। एक तरफ वो आवाज़ें और दूसरी तरफ मेरे पैर जो कि आगे नहीं बढ़ रहे थे। मैंने अपने पैरों को बढ़ाने की पूरी कोशिश की, पर मेरे पैर उस जगह से टस से मस नहीं हुए। और फिर मैं थक हार कर उसी जगह पर खड़ा रहा और अपने आप को कोसने लगा कि आखिर मैंने यहाँ आने की गलती क्यों की। अभी मैं यही सोच रहा था कि तभी उस मटकी से एक जोरदार चीख निकली। वो चीख इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि मैं अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा डर गया था, पर मैं ना चाहते हुए भी कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि मैं उस वक्त पूरा बेबस हो चुका था। लेकिन फिर कुछ देर के बाद पता नहीं कैसे मेरे पैर अपने आप ही ठीक हो गए। और फिर जैसे मेरे पैर ठीक हुए तो मैंने वहाँ से भागने की सोची, पर उस दिन पता नहीं मेरी किस्मत को क्या मंजूर था। जैसे ही मैंने अपने कदम वहाँ से भागने के लिए बढ़ाए कि तभी वो मटकी अचानक से फूट गई और उस मटकी से राख निकलने लगी। लेकिन मेरी तो रूह तक कांप गई जब उस राख से उस लड़की की तस्वीर वहीं नीचे ज़मीन पर बन गई। मेरी तो समझ में नहीं आया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उस तस्वीर को देखकर मेरे अंदर डर की सीमा बढ़ते जा रही थी। फिर इसके बाद अभी थोड़ी देरी हुई होगी कि वो तस्वीर अचानक से अपने आप ही वहाँ से गायब हो गई। और उस तस्वीर को एकदम से गायब होता देखकर मेरे अंदर और भी बेचैनी बढ़ने लगी कि अब कौन सी मुसीबत आने वाली है। मैंने उस वक्त ये सब सोचा ही नहीं था कि उसी बीच में जिस पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था वो पेड़ ज़ोरों से हिलने लगा। पेड़ को ज़ोरों से हिलता देखकर मैं उस जगह से भागने लगा और बिना कुछ सोचे समझे बस भागते रहा। मगर मेरी किस्मत उस वक्त इतनी ख़राब थी कि मैं थोड़ी दूर पहुंचा ही था कि तभी मेरा पैर किसी चीज़ से ज़ोर से टकरा गया और मैं वहीं नीचे गिर पड़ा। लेकिन जब मैं नीचे गिरा तो मेरा सर एक पत्थर से जाकर टकरा गया, जिस वजह से सर से चोट लगने के कारण मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और फिर थोड़ी देर के बाद मैं वहीं बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंखें खुली तो मैंने एक बार अपने आप को एक तालाब के बगल में लेटा पाया। मेरी हालत तो उस वक्त बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एक तो सर पे चोट लगी थी और इस बार मैं यहाँ पर कैसे आ गया, उस वक्त ये सब मेरी समझ से बाहर था। फिर मैं वहाँ से उठा और जब मैंने उठकर अपने चारों ओर देखा तो मुझे अपने सामने की तरफ एक चिता चलती हुई नजर आई और उसके साथ एक औरत जो कि उसी चिता के बगल में बैठी हुई थी, मगर उसने घूंघट डाल रखा था। उस वक्त मैं जिस जगह पर खड़ा हुआ था वो जगह शमशान भूमि थी जहाँ लोगों को जलाया जाता है। उस लड़की को वहाँ पर बैठा देखकर अब मेरे जहन में यही सवाल चल रहा था कि ये लड़की वही है जिसने मुझे इस जगह फंसाया है। मैं अभी उसी लड़की की तरफ ही देख रहा था कि तभी किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया और जब मैंने नीचे देखा तो मेरी तो उस समय हवा टाइट ही हो गई क्योंकि वो हाथ तालाब से निकलकर मेरे पैरों को पकड़ा हुआ था। उसके हाथ बुरी तरह से जले हुए थे और साथ ही बहुत ही डरावने थे। मैंने अपने पैरों को उस हाथ से छुड़ाने की बहुत ही कोशिश की, मगर उन हाथों ने मेरे पैरों को नहीं छोड़ा और उन हाथों ने मेरे पैरों को पकड़कर मुझे तालाब के अंदर खींच लिया और मुझे डुबोने लगे। उस वक्त मैं चीखते चिल्लाते रहा पर उसने मेरे पैर नहीं छोड़े और फिर मैं भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया। फिर कुछ देर के बाद उन हाथों ने मेरे पैरों को छोड़ा और फिर मैं जैसे तैसे करके तालाब से बाहर आ गया।
बाहर आने के बाद मैंने सांस पे सांस ली और साथ ही मेरी धड़कनें भी बढ़ने लगी थी। पर मैं जल्दी से उठा और फिर जब मैंने उस चिता की तरफ अपनी निगाहें बढ़ाई तो मैंने पाया कि अब वो लड़की उस चिता के पास नहीं है। उस लड़की को उस जगह ना देखकर मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गई और इस बार मैंने बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से भागना शुरू कर दिया। और फिर जब मैंने भागते भागते पीछे की ओर देखा तो वो लड़की मेरे पीछे पीछे आने लगी। फिर मैंने अपने पैरों की स्पीड को तेज कर दिया और फिर कुछ ही देर के बाद मैं गांव के अंदर पहुंच गया। लेकिन जैसे ही मैं गांव के भीतर पहुंचा तो मेरे सामने मेरे भाई आ रहे थे और वो मुझे आवाज़ भी लगा रहे थे। फिर इसके बाद मैं जल्दी से उन लोगों के पास पहुंचा और उन लोगों के पास जैसे ही मैं पहुंचा तो उन लोगों ने मुझे गले लगा लिया और मैं कहने लगा कि भाई भाई मुझे बचा लो, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। जिस पर उन लोगों ने कहा कि कौन है भैया जो आपको नहीं छोड़ेगी। जब उन लोगों ने मेरे पीछे देखा तो उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया और फिर उसके बाद वो लोग मुझे घर लेकर आए। घर पर आने के बाद सभी लोगों ने पूछा कि क्या हुआ था, तुम घर से बाहर कब गए। फिर मैंने उन सभी को अपने साथ घटी हुई घटना के बारे में बताया। मेरी बातें सुनने के बाद उन लोगों ने जल्दी से घर के किसी बुजुर्ग आदमी को बुलाया जिसे झाड़ फूक करना आता था और फिर उस बुजुर्ग आदमी ने मेरी झाड़ फूक की और फिर उन्होंने मुझे एक ताबीज़ दी। और फिर थोड़ी देर के बाद उस बुजुर्ग आदमी ने बताया कि तुम जिस लड़की के पीछे गए थे वो एक चुड़ैल थी और उस लड़की की मौत इसी घर में हुई थी। दोस्तों ये बात 1 साल पहले की है जब इसी परिवार के एक लड़के के साथ उसकी शादी हुई थी। वो लड़की गरीब परिवार से थी। फिर शादी के कुछ दिनों के बाद उसके पति के घर वालों ने उस लड़की को ताने मारने शुरू कर दिए कि उसके घर वालों ने दहेज के नाम पर कुछ भी नहीं दिया और जो लड़की का पति था वो भी दारूबाज था और बेफुजल में उस लड़की को मारता फिरता था और साथ ही उसके घर वालों को बोलता था कि उन्होंने कुछ नहीं दिया। फिर उसके बाद उस लड़की के साथ वो लोग बहुत ही बुरी तरह का व्यवहार करते थे जिस वजह से वो लड़की बहुत ही परेशान हो गई थी। फिर उस लड़की ने एक दिन रात होते ही गुस्से में आग लगा के खुदकुशी कर ली और उस लड़की की मौत होने के कुछ दिनों बाद ही उस लड़की की आत्मा ने अपने पति को जान से मार दिया और साथ ही उसके परिवार वालों को भी। मगर उसकी आत्मा आज भी यहीं भटकती है और नए लोगों को परेशान करती है या उन्हें मार देती है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि उसने तुम्हें बस परेशान किया। दोस्तों ये सब सुनने के बाद मुझे उस लड़की के लिए बुरा तो बहुत लगा मगर मैं कर भी क्या सकता था। फिर इसके बाद मैं सुबह होते ही वहाँ से अपने घर लौट आया। दोस्तों मेरे जीवन की सबसे खतरनाक और भयानक घटना थी जिसमें मेरी जान जाने से बची थी। मेरी इस कहानी को सुनकर आपको क्या लगता है ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।